हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो आज का क्लास में प्रीवियस ईयर 2022 का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले 2023 का एमसीक्यू क्वेश्चन अकाउंटेंसी का सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है और आज 2022 प्रीवियस ईयर का 2022 का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 2022 का अकाउंटिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये 2022 का है, 21-22 का है, क्लास 11 अकाउंटेंसी। 1 घंटा 30 मिनट नहीं, 1 घंटा का ही आप लोगों का रहेगा और टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन, माने टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में कैरी होगा 1 मार्क और ईच क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड विथ 4 ऑप्शन। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। हो रहा क्या, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत भी होगा क्वेश्चन का आंसर, रॉन्ग आंसर भी होगा तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा, कौटिल्य रॉट ए बुक ऑन। कौटिल्य जो है इस पर पुस्तक लिखी थी, कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और पाल्मिस्ट्री। हस्तरेखा शास्त्र, संख्यांकी, अर्थशास्त्र और लेखांकन, इन चारों में से किस बुक को कौटिल्य ने लिखा था। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य नाम का व्यक्ति महामंत्री के पद पर काम करता था, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करते थे। तो इकोनॉमिक्स का उसका अच्छा ज्ञान था। तो इसलिए इसका आंसर कि कौटिल्य जो है किस प्रकार का बुक को लिखा था, तो इसका आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक्स, 1 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट। पूरा लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल डैश पर आधारित होता है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट। ए नंबर बोला जा रहा है क्या, बुक कीपिंग एंड सिस्टम। बी नंबर रिकॉर्डिंग सिस्टम। सी नंबर क्लासिफिकेशन सिस्टम और डी नंबर है कम्युनिकेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में कहा जा रहा है कि किस बेस पर अकाउंटिंग होता है। केयरफुल और एफिशिएंट अकाउंटिंग जो होता है उसका बेस क्या है, तो उसका बेस आपका होगा बुक कीपिंग। इसका सही आंसर क्या होगा, बुक कीपिंग। मतलब अकाउंटिंग जो है केयरफुल और एफिशिएंट अकाउंटिंग करने के लिए उसका बेस क्या होना चाहिए, तो बुक कीपिंग। तो 2 का ए नंबर आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ऊपर एक ऑप्शन है और नीचे में 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है क्या, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का आर्ट, कला, इज ए सिस्टमेटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। बोला जा रहा है क्या कि ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करने का आर्ट है, जो सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड होगा, इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। जिस बुक में वो रिकॉर्ड होगा उस बुक को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, लेजर कहते हैं, या डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अकाउंटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अकाउंटिंग, इसका पीछे क्या रीजन है कि अकाउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिक मैनर में। और अकाउंटिंग में क्या होता है, केवल रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है, क्लासीफाइंग भी होता है, समराइजिंग भी होता है, इंटरप्रिटेशन भी होता है और कम्युनिकेशन भी होता है। तो यहाँ पर और सारा चीज़ नहीं दिया हुआ है कि समराइजिंग करना है, क्लासीफाई करना है, इंटरप्रेटिंग करना है या
कम्युनिकेटिंग करना है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। केवल रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कहा जा रहा है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम? बुक कीपिंग में। इसलिए 3 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या 4 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग क्यों किया जाता है? उसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव में पहला बोल रहा है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा बोला जा रहा है एज सर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। इसके बाद बोल रहा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और डी नंबर में बोल रहा है ए और बी बोथ। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वो सही होगा, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बुक कीपिंग का। डेटा को इंटरप्रेट करना, तो इंटरप्रिटेशन करना डेटा को, ये तुम आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। इसका सही आंसर में टिक मारे, ए नंबर। 4 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? मुख्य कार्य क्या है? अकाउंटिंग जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? प्राइम फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन नहीं पूछा गया है, प्राइम फंक्शन पूछा गया है। तो बेसिक फंक्शन नहीं, प्राइम फंक्शन। तो प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम फंक्शन क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ बिजनेसमैन। क्या बिजनेसमैन का क्वालिटी को रिकॉर्ड करना है? नहीं। क्या रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग का मेन फंक्शन कहा गया है? बुक कीपिंग का मेन फंक्शन नहीं। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? प्राइम फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है पहला में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा में कहा जा रहा है रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ बिजनेसमैन, तीसरा में कहा जा रहा है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ एक्शन। इन चारों में से कौन होगा सही? तो 5 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। 5 नंबर का आंसर क्या आएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसका क्लासिफाई करना, ये अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन होता है। केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना ये प्राइम फंक्शन नहीं है। व्यवसायिक के गुणों का अभिलेखन करना, ये तो व्यवसाय का, बिजनेसमैन का क्वालिटीज को रिकॉर्ड करना ये भी नहीं है। इंटरप्रिटेशन करना बेसिस ऑफ एक्शन ये भी नहीं। इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ एक्शन ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ एक्शन ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है वो देखें। बोला ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, ट्रेडिशनली अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कितने प्रकार का होता है? तो देखिए अकाउंटिंग अप्रोच बताया गया होगा क्लास 11 में। तो अकाउंटिंग अप्रोच में बताया गया था कि 2 तरह का अप्रोच होता है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं, और अमेरिकन अप्रोच जो है वो मॉडर्न अप्रोच है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 5 प्रकार का होता है मॉडर्न अप्रोच में। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 ही तरह का अकाउंट होता है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। फिर पर्सनल 3 पार्ट में बढ़ता है और इम्पर्सनल 2 पार्ट में बढ़ता है। लेकिन समानता जो है, ट्रेडिशनल अकाउंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7
क्या कहा जा रहा 7 नंबर में? विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, इस चार में से कौन सा इक्वेशन सही है? पहला इक्वेशन बोल रहा है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल। एसेट्स का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज में से कैपिटल को घटा देंगे तो क्या एसेट्स आएगा? नहीं, एक गलत आंसर है, एक गलत है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, ये भी नहीं होगा। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, बिल्कुल सही ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए 8 में क्या लिखा हुआ है, ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस इज एन। अगर हम 5,000 रुपया ऑफिस प्रीमिसेस का रेंट को पेमेंट करते हैं तो वो क्या है? इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज? तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। 5,000 रुपया हम ऑफिस रेंट का पेड किए, ट्रांजैक्शन है, इवेंट नहीं है। इवेंट अलग चीज़ होता है, इवेंट का मतलब रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया वो इवेंट कहलाता है। तो जब ए नंबर नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी बोथ दोनों दिया हुआ है, ए और बी बोथ है, तो जब ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका? 8 ट्रांजेक्शन है, तो 8 का क्या नंबर आंसर आएगा? बी नंबर, 8 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या है 9 में? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन ए लेजर? लेजर में कितने कॉलम होते हैं? याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेजर में कितने कॉलम होते हैं? वन साइड, एक साइड में। तो लेजर का जो कॉलम होता है, एक होता है डेट का कॉलम, एक पार्टिकुलर का, इसके बाद जेफ का, फिर अमाउंट का। एक साइड का कॉलम होता है। तो एक साइड का, वन साइड का कॉलम पूछा गया है, दूसरा साइड फिर यही कॉलम पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वन साइड का, एक साइड का बताना है। एक साइड का कितना कॉलम हुआ? 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्या है 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है क्या? बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, पुस्तकपालन का मुख्य रूप से संबंधित है। पुस्तकपालन मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर द यूजर्स, या रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, या नन ऑफ दीज। अभिलेखित समंकों को सारांशित करने से, उपयोगकर्ताओं के लिए समंकों का निर्वचन करने से, वित्तीय समंकों के अभिलेखन से, या इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सा सही है? तो 10 का होगा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। क्या आएगा आंसर? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न, बुक कीपिंग किससे कंसर्न रखता है? मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने से। समराइज करना तो अकाउंटिंग का काम है, बुकिंग का काम है नहीं, है ना। इंटरप्रिटेशन करना डाटा को, यूजर के पास इंटरप्रिटेशन करना, डाटा को इंटरप्रेट करता है, वो कौन करता है? अकाउंटिंग का काम है। और इसके बाद नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 10 का डी। बकाया वेतन खाता है, बकाया वेतन मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए अगर केवल सैलरी अकाउंट रहता तो नॉमिनल अकाउंट होता, लेकिन सैलरी अकाउंट में क्या है? ड्यू लग गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, या प्रीपेड हो गया, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। तो चूंकि आंसर में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहीं है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग, केवल सैलरी अकाउंट रहता तो नॉमिनल अकाउंट होता, केवल सैलरी अकाउंट रहता तो नॉमिनल अकाउंट होता, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, खर्च का आउटस्टैंडिंग या खर्च का जो प्रीपेड होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? पर्सनल अकाउंट आंसर आएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तो जब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट। तो 11 नंबर का आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग है, बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग का लैंग्वेज मनी है, क्योंकि अकाउंटिंग बिना मनी का अकाउंटिंग नहीं किया जा सकता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में मनी का होना जरूरी है, तभी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होगा, मनी। अगर बिजनेस का लैंग्वेज पूछा जाता तो अकाउंटिंग होता, लेकिन यहाँ बोल रहा लेखांकन की भाषा है, तो लेखांकन की भाषा है कौन है, मनी। अगर पूछा जाता लेखांकन किसकी भाषा है, तब आंसर होता बिजनेस। लेखांकन किसकी भाषा है अगर पूछा जाता तो बिजनेस आंसर होता, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है क्या, लेखांकन की भाषा है, तो लेखांकन की भाषा क्या है, मनी है, इसलिए 12 का ए नंबर आंसर होगा। 12 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक में नगद किस खाते के तहत आता है, कैश एट बैंक बिकम्स अंडर विच अकाउंट, कैश एट बैंक किस अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो देखिए, कैश एंड बैंक जो होता है ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखा जाता है, और जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो मान लीजिए कि हम बैंक का लेजर जब हम बनाएं, तो बैंक का लेजर बनाते हैं तो कैश एट बैंक को हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। कैश एट बैंक को तो एंट्री करते नहीं है, इस कैश एट बैंक का जो भी बैलेंस होता है उसको क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। जो भी बैलेंस होता है उसको, इस बैलेंस को यहाँ पर लिखते हैं हम। तो ये क्या बोला जाता है कि कैश एट बैंक कौन बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश एट बैंक का जो डेबिट बैलेंस है किस अकाउंट में लिखा गया है, बैंक अकाउंट में लिखा गया है। और बैंक अकाउंट कौन अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए इसका आंसर कैश एट बैंक कम्स अंडर विच अकाउंट, तो इसका आंसर आएगा 13 का ए नंबर, पर्सनल अकाउंट, 13 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, तो फादर ऑफ बुक कीपिंग पिछले क्वेश्चन में करवाया गया था 2023 का मॉडल पेपर में, 2023 का मॉडल पेपर में करवाया गया था। द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, तो इसका आंसर क्या होगा, ल्यूका पेशियोली। 13 का सी नंबर, 14 का सी नंबर, ल्यूका पेशियोली। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है जो पिछले साल का मॉडल पेपर में, 2023 का मॉडल पेपर में है। वेन was the first book on bookkeeping and accountancy got published, पुस्तकालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो पुस्तकालन और लेखांकन का प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था ये पूछा जा रहा। तो पिछले 2023 का मॉडल पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, पिछले क्लास में करवाया गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स में निम्नलिखित होते हैं, फिक्स एसेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा जा रहा है, फिक्स एसेट्स इंक्लूड, फिक्स एसेट्स में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, क्लोजिंग स्टॉक, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो करंट एसेट्स है। फर्नीचर, यार्ड्स, फिक्स एसेट्स में क्या शामिल होता है, फर्नीचर। पेमेंट इन एडवांस, नहीं, ये करंट एसेट्स है। डेटर, करंट एसेट्स है, नहीं होगा। इसमें से क्या आंसर होगा, 16 का बी नंबर आंसर होगा। फिक्स एसेट्स इंक्लूड फर्नीचर, क्वेश्चन नंबर 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पूरा द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ऑनर फंड इज नॉन एज, स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्व को कहा जाता है। मतलब ऑनर फंड को छोड़कर बाकी लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं, तो बोल रहा ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का जो ऑब्लिगेशन है अदर देन ऑनर फंड, ऑनर फंड का मतलब कैपिटल को छोड़कर। तो जब कैपिटल छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, लाइबिलिटीज। ऑब्लिगेशन, किसी भी बिजनेस का ऑब्लिगेशन दो होता है, एक कैपिटल दूसरा लाइबिलिटीज। तो बोल रहा ऑनर फंड को छोड़कर मीन्स कैपिटल को छोड़कर, तो कैपिटल को छोड़ देंगे तो क्या बचा,
लाइबिलिटीज, तो इसका आंसर क्या होगा? लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 पूरा ट्रांजेक्शन मीन्स, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सचेंज तो होता है गुड्स एंड सर्विसेज को, लेकिन बदले में क्या मिलता है वो नहीं लिखा हुआ है। केवल लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अधूरा बात लिखा हुआ है। तो अधूरा बात लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ट्रांजेक्शन का मतलब दूसरा क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी। हाँ, टर्म ऑफ मनी में होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैसे ट्रांजेक्शन होता है? टर्म ऑफ मनी में। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज किए, बदले में हमको क्या मिला? मनी मिला। और क्या गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किए, बदले में मनी मिला। तो ट्रांजेक्शन का मतलब यही है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, बदले में मनी प्राप्त करना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 18 का बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, क्या है 19 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ऑल दोज टू होम बिजनेस ओज मनी आर कॉल्ड। उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे क्या कहा जाता है? कोई भी बिजनेस अगर किसी का पैसा को धारता है, माने बिजनेस को पैसा देना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, इन्वेस्टर कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज? 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिजनेस जो जिसका पैसा धारता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो 19 नंबर का बी नंबर आंसर होगा। 19 का बी, क्रेडिटर कहते हैं। अगर बिजनेस किसी का पैसा धारता है तो क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। 19 का बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है? अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंसेज यूज। बोल रहा क्या? एक्सपेंसेज का बोल रहा क्या? अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंसेज इज। क्या एक्सपेंसेज का दूसरा नाम क्या है? प्रयुक्त अन्य शब्द, दूसरा शब्द में बताओ। एक्सपेंसेज को दूसरा शब्द में क्या कहते हैं? एक्सपायर्ड कॉस्ट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, एसेट्स या लॉस। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट तो होगा नहीं, अनएक्सपायर्ड होगा नहीं, एसेट्स होगा नहीं, तो क्या आंसर होगा 20 नंबर का? तो 20 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, लॉस। व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है? लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है? बोल रहा है क्या? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो सिस्टम को रिकॉर्ड किया जाता है ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? तो 21 नंबर क्वेश्चन में तो आपको कहा जा रहा है क्या? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल अकाउंट सिस्टम होगा नहीं, डबल बुक सिस्टम कहीं पढ़े नहीं है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। क्या आंसर होगा? ए नंबर। तो 21 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। 21 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है क्या? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। अगर हम गुड्स को क्रेडिट परचेज करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? अगर हम गुड्स को क्रेडिट परचेज करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। कैश बुक में किसको रिकॉर्ड करते हैं? जब नगद खरीदेंगे, अगर गुड्स कैश खरीदेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ तक गुड्स कैश नहीं खरीदा गया, क्रेडिट खरीदा गया है। सेल्स बुक, अगर उधार गुड्स बेचेंगे तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। हाँ, उधार गुड्स परचेज करेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। अगर उधार हम गुड्स परचेज करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। इसलिए 22 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। 22 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? देखिए,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है किस पर बेस है, अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है किस पर बेस है, सब्जेक्टिव पर, प्रैक्टिबिलिटी पर, कॉन्वेंस इन बोरा कॉन्वेनियस इन रिकॉर्डिंग पर, या इमेजिनेशन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है विषय निष्ठता पर है, व्यवहारिकता पर है, अभिलेखन पर है, या संकल्पना पर है। किस प्रकार का है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, जो चल रहा है, जो नियम कानून चल रहा है उसी को बेस मानकर हम उसी आधार पर कोई काम को कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो अकाउंटिंग जो है व्यवहारिकता पर आधारित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, बी नंबर, प्रैक्टिकेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 23 का बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है क्या, किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तक में अभिलेखित किया जाना चाहिए। विच कंसेप्ट रिक्वायर दैट दो ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी should be recorded in the books of account। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में बोल रहा है क्या, किस अवधारणा के आधार पर, बिजनेस एंटिटी के आधार पर, ड्यूअल एस्पेक्ट के आधार पर, मनी मेजरमेंट के आधार पर, या नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है क्या, कंसेप्ट रिक्वायर दैट द ट्रांजेक्शन विच बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, किस में एक्सप्रेस करना है, टर्म ऑफ मनी में। तो टर्म ऑफ मनी में जो एक्सप्रेस करना है, तो टर्म ऑफ मनी में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका अवधारणा क्या होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका देखिए दो ऑप्शन ऊपर है, दो ऑप्शन नीचे है। और अब बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट इन ट्रांसफर टू, ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं पूछा जा रहा है। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए थे तो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, नहीं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते थे, नहीं। कहाँ लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 25 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। बोल रहा है क्या, अकाउंटिंग टू विच कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, पूरा किस कंसेप्ट के आधार पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को इंक्लूड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरा किस कंसेप्ट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के आधार पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को इंक्लूड किया जाता है, कहाँ इंक्लूड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। तो उसका क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कंसेप्ट है, तो उसका कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट होगा नहीं, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट होगा नहीं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्रूअल कंसेप्ट के आधार पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को एक्सप्रेस किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है क्या, 27 नंबर क्वेश्चन, provision for bad debts, provision for bad and doubtful debts is made due to the concept principle। क्या कॉन्सेप्ट बोलो या प्रिंसिपल। पूरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड ड्यू टू कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के आधार पर हम बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करते हैं, कौन सा कंसेप्ट है जो हमको बताता है बैड डेट्स का प्रोविजन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 तो बोला जा रहा है क्या इसमें कि कौन सा कंसेप्ट है जो बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करने के लिए कहता है। तो इसमें फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट,
ये नहीं कहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट नहीं, तो क्या आंसर होगा इसका? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 का ए नंबर। रूढ़िवादिता अवधारणा मतलब पुराना विचारधारा जो है ये बताता है कि पैसा भविष्य में डूबने की संभावना है, उसके लिए पहले से रिजर्व करके रख लो। तो 27 का कितना नंबर आंसर होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा जा रहा है 28 में? एक्रूअल कंसेप्ट इज रिलेटेड विथ। एक्रूअल कंसेप्ट किससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 28 में? एक्रूअल कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से नहीं, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से नहीं है। बी नंबर बोल रहा कॉस्ट कंसेप्ट से। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा बी नंबर की कॉस्ट कंसेप्ट से नहीं, इससे भी नहीं है। सी नंबर बोल रहा क्या? मैचिंग कंसेप्ट से, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सी नंबर। 28 का एक्रूअल कंसेप्ट रिलेटेड विथ मैचिंग कंसेप्ट। किससे रिलेटेड है? मैचिंग कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा? एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड। इनकम टैक्स एक्ट क्या अकाउंटिंग पीरियड क्या मानता है? तो अकाउंटिंग पीरियड है एक 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जिसको कैलेंडर ईयर कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। तो इनकम टैक्स जो है कौन सा ईयर अकाउंटिंग पीरियड को मानता है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार 1 अप्रैल से लेकर कहाँ तक? 31 मार्च तक। तो बी नंबर इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? 29 का बी नंबर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 29 का बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर। और किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन करना चाहिए? अब इसमें कौन सा अवधारणा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग मेथड जो यूज किया जाता है, हर एक साल सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज किया जाए। इसके लिए कौन सा अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट जो है निर्धारित किया गया है? पहला सारता, एकरूपता, मिलान और पूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर, मेटालिटी, कंसिस्टेंसी या मैचिंग। इन चारों में से क्या होगा? तो 30 नंबर का आंसर होगा कंसिस्टेंसी, एकरूपता। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? एकरूपता, सी नंबर आंसर। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड अप्लाई करना है ईच ईयर। कौन बताता है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ? डबल एंट्री सिस्टम वाज ऑरिजिनेटेड इन। कब इसका जन्म हुआ था? सॉरी, इसका जन्म, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था? कब नहीं, कहाँ जन्म हुआ था? इंडिया में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में? ये तो बताया गया था पहले भी, इटली में। दोहरा लेखा प्रणाली का क्या मतलब है? डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 32। डबल एंट्री सिस्टम का क्या आशय है? पुस्तकों के 2 अलग अलग समूह में प्रविष्ट करना, एंट्री इन 2 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, एंट्री इन 2 रियल अकाउंट, 2 एंट्री इन 1 सेट ऑफ बुक्स, और एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट एट 1 ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 में डी नंबर आंसर होगा। क्या है? डबल एंट्री सिस्टम मीन्स क्या है? एक व्यवहार के मतलब एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ 1 ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन होगा, उसका एंट्री 2 पक्ष में किया जाएगा, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। एक ट्रांजेक्शन होगा, उसका एंट्री 2 पक्ष में होगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो 32 का डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हम बैंक में कैश को जमा करेंगे, हमारे पास कैश पैसा है, उसको अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो उसका क्या होगा, डेबिट किसको करेंगे, तो बैंक कैश का पैसा, कैश पैसा अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और टू कैश अकाउंट करते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट बैंक। इसका आंसर क्या होगा, 33 का ए नंबर। फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या क्या फीचर्स है, क्वेश्चन नंबर 34, सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या क्या फीचर्स है, क्वेश्चन नंबर 34। फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, एविडेंस, दूसरा है बेसिस ऑफ ऑडिट, तीसरा है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी सोर्स डॉक्यूमेंट का फीचर्स होता है ये सारा, इसलिए ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है क्या, ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय, ट्रायल बैलेंस कौन तैयार करता है, पूरा ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ये ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टोटल मेथड, बैलेंस मेथड। देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड होता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। यहाँ टोटल कम बैलेंसमेंट मेथड में क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ द एबव, इन दोनों में। तो टोटल मेथड में बनाया जाता है, बैलेंस मेथड में बनाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम, दोनों में, ऊपर के दोनों में। 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक ग्राहक को डैश भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है। जब कोई कस्टमर हमको माल वापस करेगा तो क्या भेजेगा, उसको हम क्या भेजेंगे, बोल रहा क्या, डैश इज सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। जब कोई कस्टमर हमारा गुड्स जो गुड्स हम बेच दिए कस्टमर को, वो अगर रिटर्न भेजता है, मान लीजिए हम कुछ गुड्स कस्टमर को भेजे और कस्टमर डिफेक्टिव निकलने के कारण हमारा माल वापस कर दिया, तो हम उसको क्या भेजेंगे। पहला ऑप्शन है डेबिट नोट, पहला ऑप्शन है डेबिट नोट, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट नोट, तीसरा ऑप्शन है इनवॉइस, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। 36 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा, तो जब हम माल बेचते हैं, हमारा माल बेचा हुआ वो वापस आता है, तब हम उसको क्या बेचते हैं, क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 36 का बी नंबर हो गया। 37 में आते हैं, क्या है 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आंसर होगा, देखिए बोला जा रहा है क्या, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन सेल्स बुक। पूरा सेल्स बुक में जो रिकॉर्ड किया जाता है एंट्री, तो उसका सोर्स वाउचर क्या है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो सेल करेंगे तो हम इनवॉइस भेजेंगे, सेल करेंगे तो हम क्या भेजेंगे, इनवॉइस भेजेंगे, तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, इनवॉइस हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इनवॉइस, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में, तो क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इनमें से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, इनमें से कौन। तो पहला बोल रहा है इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर, ठीक है, अगर हम कुछ एसेट्स को खरीदेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, कैश घटेगा, तो एक एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज किया, दूसरा एसेट्स क्या हुआ, डिक्रीज किया। जैसे मान लीजिए फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज हम करते हैं कैश, तो हमारा फर्नीचर बढ़ा, कैश घटा। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट को ये क्या किया, फुलफिल कर रहा, तो ए नंबर होगा नहीं। तो इसमें से बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, कौन नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, डज नॉट माने कौन फॉलो नहीं करता, ये पूछा जा रहा। तो यहाँ पर पहला वाला तो फॉलो कर रहा,
दूसरा देखते हैं इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स भी बढ़ेगा लाइबिलिटीज भी बढ़ेगा। मान लीजिए हम फर्नीचर उधार खरीदें तो मेरा एसेट्स फर्नीचर बढ़ा और उधर क्रेडिटर लाइबिलिटीज बढ़ा, ये भी फॉलो कर रहा। तीसरा नंबर बोल रहा डिक्रीज वन एसेट्स डिक्रीज अनदर, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है जहाँ पर एसेट्स घटेगा और एसेट्स आपका जो है डिक्रीज वन एसेट्स डिक्रीज अनदर, मैंने एक एसेट्स घटेगा दूसरा एसेट्स भी घट जाएगा, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ए सी नंबर जो है एक कंसेप्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को सी नंबर जो है ऑप्शन ए फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए 38 का सी नंबर आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर। 39 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोला एरर ऑफ कंपनसेशन इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, मुआवजे की संतुष्टियां समझौते को प्रभावित करती है। क्या बैलेंस शीट को इफेक्टेड करेगा, क्या ट्राई बैलेंस को इफेक्टेड करेगा, क्या बोथ ऑफ द अबव या नाइदर ऑफ द अबव, किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। कंपनसेशन का एरर, मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने में, 4 ऑप्शन में बोला जा रहा है क्या? बैलेंस शीट नहीं, कभी बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा। ट्राई बैलेंस इसको भी नहीं इफेक्ट करेगा। क्या दोनों को इफेक्ट करेगा? नहीं। ट्रायल बैलेंस को तो इफेक्ट करेगा नहीं, कंफर्म। एरर ऑफ कंपनसेशन जो है ट्राई बैलेंस को तो इफेक्टेड करता नहीं है। जब ट्राई बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा तो फिर बैलेंस शीट को कहाँ से इफेक्ट करेगा? जब ट्राई बैलेंस ही इफेक्टेड नहीं होगा तो बैलेंस शीट तो इफेक्टेड होगा नहीं, और जब बैलेंस शीट और ट्राई बैलेंस इफेक्टेड नहीं होगा तो ये दोनों में से अबव ही दोनों सी नंबर भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का डी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बोल रहा है ए मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 6,60,000, एक मशीन खरीदा गया 6,60,000 रुपया में परचेज किया गया मशीन। एक मशीन परचेज किया गया 6,60,000 रुपया। कहा गया कैश पेड 1,20,000 रुपया, इसमें से कैश पेड कर दिया गया। कितना कैश पेड किए? 1,20,000। बाकी का बच गया 5,40,000। अरे 5,40,000 के लिए कहा जा रहा क्या कि एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट ए बिल वाज एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। तो बोल रहा इसके लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बीपी एक्सेप्ट कर लिया। बिल एक्सेप्ट करने का मतलब बीपी, बिल्स पेबल। कितने का? 5,40,000। 60 दिन का बिल एक्सेप्ट किया। कितना दिन का? 60 डेज का बिल एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फिक्स एसेट्स विल बी, तो फिक्स एसेट्स कितने का है भाई? हम 6,60,000 का मशीन खरीदें, उसका पेमेंट किए 1,20,000, अब बाकी का पेमेंट के लिए हम बिल एक्सेप्ट कर लिए, तो हम पेमेंट करने का तरीका हमारा क्या है, उससे क्या मतलब है? पेमेंट करने का तरीका क्या है उससे हमको क्या मतलब है? हम एसेट्स कितना का खरीदे थे? 6,60,000 रुपये का। तो अभी भी मेरे पास फिक्स एसेट्स विल बी, तो फिक्स एसेट्स कितने का होगा? 6,60,000 का ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? 6,60,000। हाँ, अगर कहा जाता है कि बिल कितने का एक्सेप्ट किया गया तब उसका आंसर होता 5,40,000। अगर कहा जाता कि कैश कितना पेमेंट किए तो उसका आंसर होता 1,20,000। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिक्स एसेट्स कितने का हुआ, तो फिक्स एसेट तो हम 6,60,000 का खरीदे ही थे। पेमेंट करने का तरीका कुछ भी रहे, चेक द्वारा पेमेंट कर दें, कैश पेमेंट कर दें, 2 महीना बाद पेमेंट करें, 1 साल बाद पेमेंट करें, उससे क्या मतलब है? हमारा फिक्स एसेट्स कितने का खरीदे थे? 6,60,000 का। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 लाख। पेमेंट करने का कोई भी कंडीशन हो उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा फिक्स एसेट्स कितने का है? 6,60,000। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में दो जो है मॉडल पेपर बता दिया गया है, 2023 का और 2022 का। 3 मॉडल पेपर और आएगा आप लोगों का वीडियो में।
टोटल 5 मॉडल पेपर अगर आप लोग अकाउंटेंसी का रिपीट कर लेते हैं तो निश्चित है 100% है सारा क्वेश्चन इसी 5 मॉडल पेपर से ही आएगा। इसलिए सभी 5 मॉडल पेपर जो हम लोग वीडियो के द्वारा आप लोगों को भेज रहे हैं, 5 मॉडल पेपर को आप लोग सही तरीका से कर लें और 5 मॉडल पेपर करने के बाद निश्चिंत रहें कि ये 5 मॉडल पेपर से ही आप लोग को सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगला क्लास में दूसरा मॉडल पेपर को सॉल्व किया। थैंक यू।